Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे TDS on sale of immovable property. पहले मैंने अपनी 2 वीडियोस में TDS के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, बट इस वीडियो में मैं TDS on sale of immovable property के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. TDS on sale of immovable property. TDS जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और इसमें immovable प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम मूव नहीं कर सकते, मीन्स उसको हिला नहीं सकते, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग. बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, TDS ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के केस में एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर अदर्स लैंड एंड बिल्डिंग को शामिल किया गया है. तो इसमें जैसे हम जानते ही हैं कि परचेजर का मतलब है जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, और सेलर जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है. तो इसमें परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS डिडक्ट करे और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाए. तो इसमें हमें यह डिस्कस करना है कि परचेजर TDS कब काटेगा, क्यों काटेगा, कहां जमा करवाएगा और उसका बेनिफिट सेलर को कब मिलेगा. तो इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले यह कंडीशन है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, अगर कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और उसकी वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ऊपर है, तो परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी वो पेमेंट करे, वो TDS काट के ही सेलर को पेमेंट करेगा. अगर मान लीजिए कि इसमें पेमेंट 1 टाइम पेमेंट है, तो वो एक ही बार में वो TDS काट के बाकी की पेमेंट सेलर को कर देगा. और अगर मान लीजिए अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में है और वैल्यू 50 लाख के करीब है, तो वो हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे TDS डिडक्ट करेगा. जैसे कि अगर 50 लाख वैल्यू है तो TDS डिडक्ट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए वैल्यू 70 लाख हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 50 लाख पे TDS काटेंगे, बाकी 20 लाख को छोड़ देंगे. हम पूरे 70 लाख के ऊपर ही TDS डिडक्ट करेंगे, मींस परचेजर डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा. और दूसरा इसमें जो डिस्कस करने वाली बात है कि TDS कितना डिडक्ट करना है. तो TDS की जो डिडक्शन की TDS रेट है वो है 1%, मींस 50 लाख का 1% TDS डिडक्ट करके परचेजर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा. लेकिन अब ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी की पेमेंट होती है, तो TDS रेट को, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सरकार ने 25% TDS रेट कम कर दिया है. मींस जो रेट पहले 1% था वो अब कम होके 0.75% रह गया है. तो इसमें एक कंडीशन और आ जाती है कि वो परचेजर जो TDS काट रहा है वो जमा कैसे करवाएगा. तो इस केस में जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि डिडक्टर का मीन्स है जो TDS काट रहा है और डिडक्टी जिसका TDS कट रहा है. तो इसी केस में मीन्स जो पेमेंट करेगा वही TDS काटेगा. तो इसमें समझने वाली बात यह है कि परचेजर ने पेमेंट करनी है तो TDS भी परचेजर ही काटेगा, और जिसको पेमेंट की जा रही है, मान लीजिए डिडक्टी, तो इस केस में हम सेलर बोलेंगे, तो वो सेलर को TDS काट के परचेजर बाकी की पेमेंट कर देगा.
तो इसमें परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाए, और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 26QB के थ्रू ही फॉर्म भरा जाता है, जिसमें सेलर की और परचेजर की दोनों की डिटेल्स विद पैन, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर एक सेलर है और एक बायर है तो दोनों की डिटेल, अगर दो से ज्यादा सेलर हैं, दो से ज्यादा परचेजर हैं, तो उस केस में अलग अलग फॉर्म 26QB फाइल करना पड़ेगा। तो इसमें मान लीजिए कि एक बायर और एक सेलर है, तो फॉर्म 26QB फाइल होता है, जिसमें सेलर और परचेजर की पूरी डिटेल के साथ, प्रॉपर्टी की डिटेल के साथ टीडीएस डिपॉजिट कराया जाता है। इसे हम स्टेटमेंट कम चालान भी बोल सकते हैं। मींस इसमें पूरी डिटेल के साथ चालान एंड में जमा किया जाता है। तो अगर मान लीजिए एक बायर है और दो सेलर हैं, तो इस केस में हर सेलर के लिए अलग अलग 26QB फाइल किया जाएगा। और अगर मान लीजिए दो बायर दो सेलर हैं, तो इस केस में 4 26QB फाइल किए जाएंगे, क्योंकि जॉइंट सेलर और जॉइंट बायर है। तो हर बायर की हर सेलर के अकॉर्डिंग 26QB फाइल किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि पेमेंट 50% एक सेलर, 50% दूसरा सेलर पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 80 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो 40 लाख एक परचेजर पे कर रहा है और दूसरा 40 लाख पेमेंट कर रहा है। तो इस केस में हम 40 लाख को इकट्ठा कंसोलिडेट, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो इकट्ठा 80 लाख के ऊपर टीडीएस काटेंगे, ना कि हम 40 लाख सोच के पेमेंट टीडीएस की करेंगे ही नहीं। तो इस कंडीशन में हमें जॉइंट प्रॉपर्टी के ऊपर जॉइंटली ही टीडीएस भी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। मींस अगर 80 लाख वैल्यू है तो एज पर टीडीएस रेट हमें पूरा टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। तो और इसमें अब नेक्स्ट है कि टीडीएस जमा कब करवाना है, काटना कब है और जमा कब करवाना है। तो टीडीएस काटना कब है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सेलर को जब पेमेंट कर रहे हैं तो ही परचेजर टीडीएस काट लेगा। और अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रही है तो हर इंस्टॉलमेंट में उसको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। और इसको जमा करवाने की, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, जिस मंथ में आप टीडीएस काटेंगे उस महीने का टीडीएस आप नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक आपको जमा करवाना जरूरी हो जाएगा। और इस केस में जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसमें हमें पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि हमें टीडीएस सर्टिफिकेट, जो डिडक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस सर्टिफिकेट का भी डिडक्टी को प्रोवाइड कराए, ताकि वो उस टीडीएस, कटे हुए टीडीएस का बेनिफिट उठा सके। तो इस केस में परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेलर को टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16B, इस केस में फॉर्म 16B यूज होता है, तो वो ट्रेसिस की साइट पे जाकर एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करने के बाद अपने वहां से टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके विद इन 15 डेज अपने सेलर को प्रोवाइड कराएगा। और अगर मान लीजिए कि वो टीडीएस टाइम पे डिपॉजिट नहीं कराता, लेट डिपॉजिट कराता है, या जो उसने स्टेटमेंट फाइल करनी थी चालान के साथ वो उसने लेट जमा करवाई, तो इसके ऊपर उस प्रॉपर उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर वो 7 तारीख के बाद टीडीएस डिडक्ट करने के जिस मंथ में काटा है उस मंथ में नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक अगर पेमेंट ना करके वो लेट पेमेंट करता है, तो 200 रुपीज पर डे के हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज करनी पड़ती है, और उसको वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी एट द टाइम ऑफ टीडीएस चालान पेमेंट में।
तो इस केस में इस वीडियो में हमने जाना कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेशली इसमें अलग से ही डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपको जो डिडक्टर है मींस जो परचेजर है वो ट्रेसिस की साइड पे जाके एज अ टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करेगा। और दूसरी जो मेन बात इसमें जानने वाली है ये है कि इसमें टीडीएस काटने के टाइम पे टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में परचेजर को टैन नंबर अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने पैन के हिसाब से ही टीडीएस जमा करवा सकता है। अगर मान लीजिए कि सेलर का वो पैन प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो इस केस में अगर किसी भी केस में पैन नहीं प्रोवाइड करा जाता तो टीडीएस का रेट बढ़कर 20% हो जाता है। तो इस केस में यह मैंडेटरी है कि परचेजर और सेलर दोनों का पैन भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें टैन की रिक्वायरमेंट नहीं। टीडीएस की केस में आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। और इसमें जब आप टीडीएस काट रहे हैं तो आपको विद इन अ टाइम पीरियड आपको चालान कम स्टेटमेंट 26Q भी आपको फाइल करनी है। और जैसे ही वो आप पे करते हैं आपको 15 दिन के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 भी सेलर को प्रोवाइड कराना मैंडेटरी होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।